अभी पूरे देश में लाखों किसान सड़कों पर हैं। सरकार उनकी आवाज़ दबाने की लगातार कोशिश कर रही है और मीडिया लगातार इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वामपंथियों ने खुल करके किसानों का समर्थन किया है। इसी मुद्दे पर और बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं हिमालय के ऑफिस में और हमारे साथ हैं कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य। हम इस मुद्दे पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि मीडिया की फैलाए गए भ्रम में ये जाना जा सके कि वामपंथी पार्टियों की क्या स्थिति है। कॉमरेड, आपका स्वागत है जंजार की तरफ से। सबसे पहले सर ये सवाल कि वामपंथियों का जो सपोर्ट का ऐलान आया मीडिया में कि किसान आंदोलन को सपोर्ट करें, ये सपोर्ट कैसा है? उनके साथ खड़े होकर के या दूर खड़े होकर के? नहीं, बिल्कुल साथ खड़े होकर के। मुझे लगता है किसी वामपंथियों का नहीं है। अभी जैसे आप पंजाब को देख लीजिए तो पंजाब की विधानसभा में 117 विधायक हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक को छोड़ दें तो पूरा का पूरा पंजाब किसानों के साथ है। सरकार कांग्रेस की है, विपक्ष में अकाली दल है। अकाली दल की मंत्री ने मंत्रिमंडल से केंद्र में इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में है, आमतौर पर लोग समझते हैं कि अर्बन गवर्नेंस की पार्टी है, बहुत किसानों से गांव से लेना देना नहीं है, लेकिन पंजाब में विपक्ष की पार्टी है, उसने पूरा साथ दिया। कल हम देख रहे हैं कि राजस्थान में बेनीवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, उन्होंने मांग की कि भाई ये 3 कानूनों को वापस लो। तो मेरे ख्याल से सिर्फ वामपंथियों का सवाल ही नहीं है। ये जो मोदी जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष का उकसावा है, तो दरअसल मोदी जी अपनी पार्टी को समझा दे। पंजाब में बीजेपी के लोग थोक भाव से इस्तीफा दे रहे हैं पंजाब में कि किसानों से पंगा लेना महंगा है और किसानों को इस तरीके से उनसे पंगा लेकर के हम राजनीति नहीं कर सकते। तो सवाल तो इतना बड़ा है, पूरे देश का किसान अगर एक साथ है सड़क पे, तो मुझे तो लगता है कि सिर्फ वामपंथी तो हम लोग हैं ही साथ में, क्योंकि हम किसान मजदूरों की राजनीति करते हैं, मेहनत कशों की राजनीति करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और पूरे देश में वो तमाम लोग जिनकी संवेदना किसानों के साथ है, वो सब किसान के आंदोलन के साथ है। कल हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री को सुना, वो कह रहे थे बड़े दावे के साथ कि 2014 तक समर्थन मूल्य पर जो खरीदारी होती थी उससे कहीं ज़्यादा खरीदारी उन्होंने की है। इसलिए जो किसानों का आंदोलन है ये दरअसल भटकाव का आंदोलन है, मुद्दों का आंदोलन नहीं है। कॉमेंट इस पे क्या है? देखिए, पंजाब के किसान देश के सबसे विकसित राज्य है, सबसे समझदार किसान है। तो पंजाब के किसानों को मोदी जी अगर ना समझ कह दें तो मोदी जी की समझदारी पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो पंजाब के किसान को पता है कि मुद्दा क्या है। पंजाब मतलब इस देश में जो भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सिस्टम था, हम नहीं कह रहे कि वो सिस्टम बहुत परफेक्ट है, उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये जो सरकार कोशिश कर रही है, जो सिस्टम था उसको एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश हो रही है और इसको ख़त्म करके किसानों को बिल्कुल कॉर्पोरेट के हवाले करने की कोशिश है, जहां एमएसपी की गारंटी भी सरकार नहीं दे रही है। वो कह रहे हैं कि एमएसपी ख़त्म नहीं कर रहा है, लेकिन ख़त्म करें चाहे ना करें, सवाल है कि अगर एमएसपी पर सरकार गारंटर नहीं है और गारंटी के साथ किसानों से खरीद अगर नहीं होगी, तब वो एमएसपी जैसे मिनिमम वेजेस जैसे देश में सरकार तय कर देती है, मिनिमम वेजेस हैं। कितने सारे इस देश में इंडस्ट्री है, ऑक्यूपेशंस हैं जहां लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिलता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी एक फर्सिकल मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो किसानों की जो मांग थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले तो वो तय हो जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की, लागत से 1.5 गुनी। दूसरा जो तय हो रहा है उस पर गारंटी के साथ सही समय पर मैक्सिमम खरीद हो सरकार के द्वारा। तो सरकार यहाँ जो कर रही है, एक तो जो सरकारी खरीद का सिस्टम था और जो मंडी जहाँ किसान बेचते थे उस मार्केटिंग की जगह, तो सब कुछ और बात कर रहे हैं। प्लस मान लीजिए जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उस एक्ट में जब आप संशोधन कर रहे हैं, आलू प्याज को भी आप मान रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। तो आलू प्याज क्या लक्ष्य नहीं हो गया इस देश के लिए कि आलू प्याज एसेंशियल नहीं है? और एसेंशियल नहीं है तो उसका मतलब उसकी जमाखोरी जायज़ है, कानूनी। अभी एक तरीके से बड़े कंपनी वालों के लिए जितनी मर्जी खरीद लो, सस्ते में खरीद लो और बाद में महंगा बेचो। तो ये जो कालाबाजारी के लिए, जमाखोरी के लिए, मुनाफाखोरी के लिए छूट दे दी जा रही है, तो मुझे तो लगता है कि किसान बिल्कुल सही जगह पर है, वो सही समझ रहे हैं मुद्दा क्या है। और सबसे ज़्यादा पंजाब के किसानों को बात समझ में आ रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान फिलहाल शुरू में उनको झेलना पड़ेगा।
इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि उनका विरोध सबसे मुख्य है। बाकी बहुत सारे इलाके में, जैसे बिहार को लीजिए, 2006 से नीतीश जी ने भंग कर दिया यहाँ के कृषि बाजार समितियों को। तो अगर समितियों को भंग करना, मंडियों को खत्म करना, ये खेती की तरक्की का रास्ता है, इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने का रास्ता है, तब तो बिहार के किसान पिछले 14-15 साल में बिहार में खेती की तरक्की हो गई रहती, बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ गई होती। तो बिहार के किसान आज सबसे कमजोर किसान है देश में, बिहार की खेती सबसे पिछड़ी हुई खेती है आज भी देश में। इसलिए जो बोल रहे हैं इसमें कहीं कोई तर्क नहीं है सरकार के पास, ये जबरदस्ती किसानों पर इसको थोपने की साजिश है। अभी बिहार के चुनाव में दुनिया और जनता ने, देश ने देखा कि वामपंथी पार्टियां एक ताकत बनकर उभरी हैं विधानसभा में। क्या इस बार जो आप कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने किसान समितियों को भंग किया था, इस मुद्दे पर क्या वामपंथी पार्टियों की जो ताकत विधानसभा में है उसका इस्तेमाल करते हुए कोई अहम काम करने की कोशिश होगी? बिल्कुल बिल्कुल। जो इस समय देखिए बिहार के किसानों का सवाल है, पूरे देश के किसानों का सवाल है, तो हम तो इस पर बिल्कुल बिहार में, जैसे जो काम पंजाब ने किया, हम तो कहेंगे कि बिहार के विधानसभा में सरकार नीतीश कुमार वो कृषि रोड मैप की बात करते थे, किसान की बात करते थे। तो इस समय जैसे पंजाब ने कहा कि ये दिल्ली के कानून, ये किसानों के लिए खेती की बर्बादी का फरमान है, किसानों को गुलाम बनाने का एक कोशिश है, तो बिहार इसको ना मंजूर करे। बिहार विधानसभा, बिहार के किसानों की आवाज, वो बिहार की किसान सभा में, विधानसभा में गूंजे। तो किसान सभा और विधानसभा, हम तो कहेंगे कि दोनों साथ चले, बिहार के किसान और बिहार की विधानसभा साथ साथ चले, और हम कोशिश करेंगे कि बिहार की विधानसभा में, अभी तो शुरुआती सत्र था, उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक सॉलिडारिटी व्यक्त किया, लेकिन आगे जैसे विधानसभा का सत्र होगा तो बिहार के किसानों के सारे मुद्दे, और खासकर इस समय जो देश के बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बिहार की विधानसभा में जरूर हम लोग बनाएंगे। एक शब्द हम लोग लगातार सुनते हैं, सुधार, आर्थिक सुधार, और जब आर्थिक सुधार की बात होती है तो अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी जाती है। शिक्षा में सुधार की बात होती है तो शिक्षा की अवस्था और खराब हो जाती है। इसी तरह से कुछ साल पहले एफसीआई में और इसी तरह के कई मोर्चों पर सुधार करने के प्रस्ताव मांगे गए थे, उसमें कुछ कमेटियां बनी थी, उस पर काम हुआ था। उसके बाद अभी जो कानून आया, इसके पहले जो कारपोरेट सेक्टर है उसकी अपनी तैयारियां हैं, लाखों टन अनाज जमा करने के गोदाम बनाए जा रहे हैं। अब ऐसे में सर एक बड़ा सवाल है कि जब इस तरह की तैयारियां होती हैं तो उस समय आप जैसे जागरूक पॉलिटिशियन की नजर यहाँ कैसे चूक जाती है, या अगर नहीं चूकती है तो समय पर इसका विरोध क्यों नहीं होता? नहीं, सब पर देखिए विरोध होता रहा है सारे सवालों पर, क्योंकि हमें पता है कि इसका मतलब है कि पूरे देश की जो फूड सिक्योरिटी है, वो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो ये लड़ाई तो हमेशा रही है इस देश में, फूड सिक्योरिटी की गारंटी हो और यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बने सबके लिए। लेकिन सवाल ये जरूर है कि इस समय जो देश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि आप, जैसे अभी हम लोगों के पास 12 सीट आई, और इसीलिए मतलब हम लोग कुछ कहते हैं तो उस पर थोड़ा सा लोगों का ध्यान रह जाता है। अगर सीटें कम रहती हैं, आपकी ताकत कम रहती है, वही बात जब हम कहते हैं तो उस समय सुनने वाले कम रहते हैं। इसलिए हमें लगता है कि नज़र तो रही है फूड सिक्योरिटी के सवाल पर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल पर, जिस तरह से पूरे इसको डिस्मेंटल करके पूरे खेती का एक तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन करने की कोशिश है। तो ऐसा नहीं है कि इस पर खेत मजदूर संगठन, किसान संगठन या वामपंथी राजनीतिक दलों की नज़र नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी जिस तरह से हमला तेज हो रहा है, अब पूरे देश की नज़र इस पर है, हम लोग इस पर और आंदोलन को तेज जरूर करेंगे। एक आवाज़ सर और अभी उभर के आने लगी है, एक बीच की आवाज़, कि जो कानून है इसमें सुधार किए जाए। अगर सुधार की बात आती है तो आप लोगों की तरफ से वो कौन से बिंदु होंगे जहां आप चाहेंगे कि सुधार हो या चेंज? नहीं, देखिए पहली बात तो अभी तक जो एमएसपी होता था, तो एक तो एमएसपी ठीक हो, जो किसानों की मांग रही है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के हिसाब से एमएसपी आए। सेकेंड है जो खरीद का सिस्टम है, तो हमें लगता है कि इसको और डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। हम लोगों की जैसे मांग रही है कि आप उसको जितना डिसेंट्रलाइज ढंग से, ताकि किसानों से जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वहीं से खरीदो। थर्डली हमने ये देखा बिहार में जैसे जो बटाईदार किसान है, उनसे जब खरीद का सवाल आता है, या छोटे किसान हैं, उनसे खरीद के सवाल पर सरकारें आनाकानी करती हैं। और आमतौर पर होता क्या है कि छोटे किसानों को
किसी को बेच करके, और तब फिर बिहार का भी हम देख रहे हैं कि बाहर भी चला जा रहा है। तो जहाँ उत्पादन हो रहा है और जो उत्पादन कर रहे हैं वो जो छोटे किसान हैं, तो छोटे किसानों को भी अपने ही इलाके में वो पूरा इसका बेनिफिट मिले, खरीद की गारंटी हो। तो ये हम चाहते हैं कि इसका एक्सपेंशन हो, ये जो सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, एक्सपेंशन हो, ताकि कहीं भी छोटा से छोटा किसान भी इससे दूर ना रहे, इससे वंचित ना हो। ये तो सुधार की आवश्यकता है, ये इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन सुधार के नाम पर, बढ़ाने के नाम पर सरकार जो है पीछे हट रही है। सरकार ने जो कहा कि दरअसल ये मिडिलमैन और हम किसानों को एक तरीके से, जो किसान बंधे हुए थे, हम उनको आज़ादी दे रहे हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता कि किसान को अब अगर कह रहे हैं कि किसान आज़ाद है, कीमत तय करने के लिए आज़ाद है, कहाँ बेचना है, किसको बेचना है, कितना बेचना है, हर चीज़ तय करने के लिए किसान आज़ाद है। लेकिन ये तो कोई भी समझ जाएगा कि किसी तराजू के अगर एक तरफ हम कहेंगे कि किसान है, और वो भी बिहार का गरीब किसान है, अब उस तराजू के दूसरे पर तरफ मान लीजिए अदानी अंबानी जैसे बड़े इस देश के पूंजीपति हैं, तो हमेशा वो जो बल रहा है वो झुका रहेगा कंपनी वालों की तरफ। किसान की आवाज, किसान को, बल्कि उनके पास जो भी अधिकार था, इसमें सरकार को तो चाहिए, जो कमजोर है सरकार उसके पक्ष में खड़े हो। सरकार कैसे भाग सकती है इससे? तो मोदी जी दरअसल ये चाहते हैं कि सरकार इससे बाहर हो जाए और किसान और कंपनी वाले वो आपस में तय कर लें। तो किसान और कंपनी जब आपस में तय करेंगे, इसका मतलब कंपनियों का चलेगा और किसान कंपनी के गुलाम बन जाएंगे। तो आज तो किसान तो इसके लिए लड़ रहे हैं कि जो भी बची कुची किसान की ऑटोनॉमी थी अपने खेती के मामले में, निर्णय लेने के मामले में, वो ऑटोनॉमी बनी रहे। उस ऑटोनॉमी का बल्कि हम चाहते हैं कि और विस्तार हो और किसानों को कंपनी के हवाले, जैसे अंग्रेजों के जमाने में नील की खेती होती थी और कंपनी वाले थोपते थे किसानों पर, आपको नीली की खेती जबरन करवाने की कोशिश करते थे। और देश की आज़ादी का आंदोलन दरअसल किसानों की आज़ादी का आंदोलन था कि हम खेती अपने हिसाब से करेंगे, किसी कंपनी के कहने पर और उसके हिसाब से हम नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जो मुद्दा आया है बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें अगर हम किसानों का साथ दें तो ये न सिर्फ खेती के लिए और किसान के लिए, बल्कि देश की जो घटती हुई आज़ादी है, आर्थिक संप्रभुता घट रही है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, उसको बढ़ाने के लिए, आज़ादी को और ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए हमें इसमें बल मिलेगा। एक आवाज और जो सोशल मीडिया में खास तौर पे देखने को मिल रही है कि किसानों के इस आंदोलन को मजदूर आंदोलन से अलग करके देखा जा रहा है। कोई कोई तो इसमें अंतर विरोध देख रहे हैं। हम चाहेंगे सर, इस पर आप ही क्या राय है? नहीं, अभी देखिए अब कैसे लोग अलग करके देख रहे हैं, मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही है। अभी जो 26 तारीख पूरे हिंदुस्तान ने देखा, एक तरफ मजदूर हड़ताल में थे, पूरे देश के संगठित, असंगठित, सरकारी, गैर सरकारी, स्थायी, ठेका, हर तरह के मजदूर थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मजदूर, जिन मजदूर संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया था, उन्होंने अपनी मांगों के साथ साथ किसानों की मांग का भी समर्थन किया था। तो किसानों का समर्थन घोषित तौर पर मजदूरों ने किया था। और एक ही दिन में, तो 26 तारीख तो एक ऐसा था, एक तरफ मजदूर हड़ताल में, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और संयोग से, या एक जबरदस्त संयोग था कि वो संविधान दिवस। तो संविधान में जो अधिकार, संविधान के तहत हिंदुस्तान के किसानों और मजदूरों को कुछ मिला हुआ था, कुछ और मिलना चाहिए, उन अधिकारों को छीना जा रहा है। तो दरअसल मैं तो कहूँगा कि मजदूर, किसान, संविधान, ये एक तरफ है, और सरकार और देश के बड़े पूंजीपति, बड़े कंपनी वाले। तो एक तरफ सरकार और पूंजीपति, अदानी अंबानी कंपनी राज और मोदी सरकार, इसका गठबंधन है। और इधर किसान, मजदूर, उनके साथ अब छात्र नौजवानों को भी जोड़ लीजिए जो नई शिक्षा नीति के विरोध में है, और देश का संविधान। ये तो सीधी लड़ाई है, और इसमें हमें लगता है कि देश में जो भी लोग अपने अधिकारों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो सब आज किसानों के साथ है। एक तरफ मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, संविधान है, दूसरी तरफ सरकार है और कारपोरेट कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, बड़े पूंजीपति हैं। सरकार फिलहाल किसानों के मुद्दे पर झुकती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर ऐसा होता है तो आगे रणनीति क्या होगी? आज तो मेरे ख्याल से कोई किसानों से न्योता दिया गया है, 3 बजे की वार्ता होगी। पंजाब के सारे किसान नेता शायद उसमें आमंत्रित है, और मेरे ख्याल से जो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी है, शायद उसका भी कोई डेलीगेशन इसमें रहेगा।
एक तो हम देखते हैं कि अभी तो सरकार अभी तक झुकी नहीं है, लेकिन किसानों ने सरकार का जो घमंड था उसको तो तोड़ दिया है। सरकार तो चाहती नहीं थी कि किसान पहुंचे, तो सरकार ने तो हरियाणा में सड़कें खोद करके ताकि किसान आ ना सके, और किसानों ने ये दिखाया कि तुम अगर सड़क को खोद दोगे तो हम खेत खेत पार करके हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो किसानों ने अपनी, उनका जो जज्बा है, उनका जो संकल्प है, उनकी जो ताकत है, वो तो पूरे देश के लोग देख रहे हैं। सरकार को पीछे हटना पड़ रहा है, और मेरे ख्याल से सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। आपको याद है 2014 में जब मोदी जी आए, पहला काम उन्होंने जो करने की कोशिश की, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून था, जिस कानून में पहली बार थोड़ा बहुत मुआवजा ठीक ठाक तय हुआ था। भूमि अधिग्रहण के मामले में किसानों से राय लेने की बात थी, और जिनकी जमीन जाएगी, अब जिनकी जमीन नहीं, जिनकी रोजी रोटी जाएगी, लाइवलीहुड भी, सबको मुआवजा देने की बात थी। मोदी जी सत्ता में आने के साथ साथ इस कानून को बदल करके, ताकि थोक भाव से, धड़ल्ले से खेती की जमीन को कॉर्पोरेट के लिए कब्जा किया जा सके, ये कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन किसानों से उसको रोका। अभी 2019 के चुनाव से पहले हमने देखा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के मामले में भी बिल्कुल यही कोशिश थी, जहां सरकार को आदिवासियों के जबरदस्त विरोध के आगे उनको पीछे हटना पड़ा। मुझे तो लगता है कि किसानों के पास इतनी ताकत है और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, और उसमें चाहे जितना समय लगे। पंजाब के किसान लंबी लड़ाई के मूड में है, लंबी लड़ाई का अनुभव किसानों का रहा है। इस देश का किसान आंदोलन बहुत लंबा है, और इसीलिए लंबी लड़ाई में किसान डटे रहेंगे, हम लोग साथ रहेंगे, सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कि अक्सर देश में होता है कि छात्रों के आंदोलन होते हैं, किसानों के आंदोलन होते हैं, मजदूरों के आंदोलन होते हैं, किसी मुद्दे पर आंदोलन होते हैं, उस मुद्दे का पूरा या आंशिक हल होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, उसके बाद वो आंदोलन खत्म हो जाता है। क्या इस आंदोलन के बीच, किसानों का जो आंदोलन है, क्या इस आंदोलन को मजदूरों, आदिवासियों और तमाम दूसरे जो लोग पीड़ित महसूस कर रहे हैं, उन सब के आंदोलन से जोड़ करके आगे बढ़ाने की कोई संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस समय देखिए, किसानों ने तो तय ही किया था, कोविड को देखते हुए, दिल्ली चलो का जो नारा था, ये नारा था सिर्फ दिल्ली और आसपास के राज्यों के, और पूरे देश भर के किसानों से जो अपील की गई थी कि आप अपने अपने राज्य में आप अपना प्रदर्शन करिए, अपने प्रखंड में, अपने जिले में। और ये हुआ है, लोगों की नजर दिल्ली पर रही है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा किसान इकट्ठे हुए थे और सरकार दमन कर रही थी। लेकिन 26 और 27 को जो किसानों का प्रदर्शन रहा है, वो राष्ट्रव्यापी रहा है। जैसा हड़ताल जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर की थी, किसानों का प्रदर्शन भी है। और अभी आप देखेंगे कि किसानों पर जो दमन हो रहा है, इस दमन के खिलाफ गांव गांव में मोदी के पुतले जल रहे हैं। गांव गांव में लोग किसान जो विरोधी जो कानून है, उन कानूनों की प्रतियां जला रहे हैं। तो ये ठीक है, हम समझते हैं कि शायद ये जो मुद्दा है एमएसपी का या मंडियों को तोड़ने का, तो हो सकता है कि पूरे देश में एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं है। इसीलिए नहीं है, जैसे बिहार में खरीद होती ही नहीं है, इसलिए हो सकता है आपको लगे कि बिहार में कम प्रतिक्रिया है। लेकिन जो किसानों की संवेदना है, या उत्तर प्रदेश में अभी गन्ने की खेती का मौसम है, तो कुछ किसान थोड़ी व्यस्तता उनकी ज्यादा है उस मामले में। पंजाब के किसान थोड़ा फुर्सत में है, उनका काम हो गया है, वो आ गया है 4 महीने की तैयारी करके। तो वो सब तो खेती की व्यस्तता की वजह से, या खेती के विकास का जो अपना अलग अलग स्तर है, अलग अलग जगह, उसकी वजह से आपको लगेगा कि इतना बड़ा देश है तो थोड़ा अनिभिन्न है। तो ये हो सकता है किसी एक मुद्दे पर आंदोलन में रिस्पांस थोड़ा अनिभिन्न हो, लेकिन इस मामले में सब लोग एक साथ है कि संवेदना एक जगह है। और लोकसभा चुनाव से पहले जो आंदोलन हो रहा था एमएसपी के सवाल पर और कर्जा मुक्ति के सवाल पर, तो मुझे लगता है कि कोई भी आंदोलन बेकार नहीं जाता है। अगर उस आंदोलन से डायरेक्ट तत्काल आपको जीत न भी हो, उस आंदोलन का असर रहता है। और बिहार का चुनाव तो इस बार यही, क्योंकि लोग यही कहते थे कि माले वाले नारेबाजी करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, इससे होता क्या है, कुछ मिलता नहीं है। इस बार आपने देखा कि बिहार का चुनाव का पूरा एजेंडा था। वो एजेंडा देखने से लगता है कि जो आंदोलनों की मांग है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठेका प्रथा बंद करो और सबको स्थायी नौकरी दो, वो मिड डे मील की मांग, सोशल सिक्योरिटी की मांग, आशा आंगनबाड़ी की मांग, तो यही मांगे जिसको लेकर साल भर आंदोलन होते रहते हैं, वर्षों से आंदोलन हो रहा है। आंदोलन की आवाज वो विधानसभा चुनाव में इस बार गूंजने लगी थी। इसलिए मुझे तो लगता है कि आंदोलन बेकार नहीं जाता है, भले किसी आंदोलन से सीधे आपको डायरेक्ट सारे मुद्दे हल न भी हो जाए,
कभी कभी समय लगता है, कभी कभी आंशिक जीत होती है, और जो भी जीत होती है उसको लेकर के लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी आंदोलन बेकार नहीं जाता, उसमें आंशिक सफलता मिले या पूर्ण सफलता मिले या सफलता ना भी मिले, वो आंदोलन आगे उठने वाले आंदोलनों की, आगे उठने वाले मांगों की बुनियाद बनती है। आज की तारीख में 2014 के बाद जिस तरह से सरकार खुलेआम कारपोरेट प्रस्त नीतियां अपना रही है, सरकार लगातार देश के तमाम उपक्रम को बेच रही है, ऐसे में ये मान के चलना चाहिए कि सरकार जिस रास्ते पे चल रही है वो आसानी से मुड़ेगी नहीं। और ऐसे में किसानों के, मजदूरों के, छात्रों के जो तमाम आंदोलन हैं, अगर उनमें व्यापक एकता बनती है और उस एकता के तहत आगे बढ़ने की कोशिश होती है, तो हो सकता है कि देश में एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद हम कर सकें। और वामपंथी पार्टियां जिस तरह से जन सरोकार की सियासत करती आई हैं, जाहिर सी बात है कि उनसे उम्मीद ज्यादा होगी।